हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित है बिहार एएसआई का क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और मैंने इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कवर करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एएसआई दरोगा। आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी दरोगा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक कवर किए हैं, वो सब आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले आप उनको कर लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल हो जाएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है? सबको पता होगा, उसको कहते हैं गृह त्याग। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, कि जैनों का, कि वैष्णव का, कि शैव का, शैव लोगों का? तो इसका राइट आंसर है भी ये जैन धर्मावलंबियों का प्रभासगिरी जो एक तीर्थ स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और छठे तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है, जिनका की प्रतीक चिन्ह लाल कमल हुआ करता था। याद रखेंगे, सिक्स्थ जो पैगंबर थे जैन धर्म के, तीर्थंकर कहेंगे, पैगंबर तो नहीं कह सकते, तीर्थंकर कहेंगे, उनका नाम था पद्म प्रभु। और इनका जो चिन्ह था वो रेड लोटस था, ये भी याद रखेंगे। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में, इसका संबंध जैन लोगों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। याद रखेंगे, काशी के रहने वाले थे। और ईस्वी सन याद रखिएगा, तो 6th सेंचुरी बीसी के सुश्रुत हुआ करते थे। काशी में जन्म था। इन्होंने धर्मंत्री से शिक्षा प्राप्त करी थी। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। और अगर हम बात करें कि वाग्भट, एक्चुअली वाणभट्ट होना चाहिए था, तो ये अच्छा, ये वाग्भट अलग है, वाणभट्ट अलग है, तो ये वाग्भट है। वाग्भट ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय से हृदय के रचयिता थे। अष्टांग संग्रह के अनुसार इनका जन्म जो सिंधु देश में हुआ था। ये अवलोकितेश्वरा के शिष्य थे। आपको पता होगा अवलोकितेश्वरा कौन थे? चरक, आचार्य चरक का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये भी चिकित्सा विज्ञान के बहुत ही अच्छे एक प्रणेता थे, कह सकते हैं आप। और तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहां पर जीवक, चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो चरक और जीवक और आपके वसुबंधु, ये सब तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो था ये बंगाल के नदिया जिले में 1486 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वैष्णव संप्रदाय के थे, मतलब उनको फॉलो किया करते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी था, और इनके बचपन का नाम निमाई हुआ करता था। ये भक्ति परंपरा के अचिंत भेदाभेद वाद दर्शन प्रतिपाद किया था इन्होंने। और इन्होंने गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है इनको, और कृष्ण की उपासना को फिर से प्रतिपादित करने का इन्होंने काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जहांगीर ने लिखा था। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी, जिसका नाम है, इसने फारसी में लिखा था। इसमें जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक के बारे में ये सब विस्तार से बारे में लिखा है। जहांगीर ने अपनी इस पुस्तक में अपने पिता के विरुद्ध किए गए विद्रोह, नूरजहां से विवाह की परिस्थिति इत्यादि का संक्षिप्त वर्णन किया है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किनके यहाँ हुआ करती थी? तो ये तो सबको पता होगा कि शिवाजी का, मूलतः शिवाजी से रिलेटेड था, मराठा के था। ये राइट आंसर डी हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये शिवाजी के लिए बड़ा ही फेमस था। 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान के मंत्रियों की स्थिति और सचिवों की तरह हुआ करती थी। और कौन कौन से होते थे? तो पेशवा हुआ करता था, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार हुआ करता था, इसका प्रधान वित्त मंत्री होता था। सचिव या सुरनवीस होते थे, जिसके प्रधान पत्राचार विभाग यानी करस्पॉन्डेंस। मंत्री या वकीया नवीस होता था, जिसको दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। सेनापति सर नौबत, जिसको कहते हैं सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि की प्रबंध करता था। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री हुआ करता था। और पंडित राव धार्मिक बातों में छत्रपति का परामर्शदात्री हुआ करता था। और न्यायाधीश न्याय विभाग का होता था।
तो ये अष्टप्रधान हुआ करते थे शिवाजी के समय, यानी मराठाओं के समय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, उसी समय ये लड़ते हुए मारे गए थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, आपको पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारतीय समाज को पुरानी मान्यताओं और वैदिक मान्यताओं का पुनर्गठन करना इनका लक्ष्य हुआ करता था। ये पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी शासन के बिल्कुल विरुद्ध हुआ करते थे। 1833 में इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाला था सत्यार्थ प्रकाश, और लिखा कि कोई कितना भी कहे पर स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, और विदेशी चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वो सुखदायी नहीं हो सकता है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का जगह नहीं ले सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, आप याद रखेंगे। यानी कि गुड गवर्नेंस इज नॉट बेटर देन सेल्फ गवर्नेंस। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी? तुरंत पूर्व में घटी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट बना था, क्योंकि उसी के विरोध में लोग इकट्ठा करके रैली कर रहे थे वहीं पे। रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध पंजाब में देखने के लिए मिला था। आर्य समाज के नेता कौन थे? तो मुकुंद लाल पुरी और गोकुल चंद नारंग, और इसके साथ ही साथ रामशरण दास, रामानुज दत्त, पत्रकार जफर अली खान ने ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली थी। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 व्यक्ति मिले थे, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 10th का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1939 इसमें त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। गांधी और कांग्रेस कार्य समिति से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। त्याग पत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और ये वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पाक जल डमरू मध्य है। तो ये जो आपका स्ट्रेट है, इस जिसको हम हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, इसका नामकरण ब्रिटिश कंपनी के शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पे किया गया है। और वो मद्रास के गवर्नर कब से कब थे? तो 1755 से लेकर के 1753 ईस्वी तक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे। 1755 से 1763 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर थे कौन? रॉबर्ट पार्क। उन्हीं के नाम पर इस जल डमरू मध्य का नाम पाक यानी कि पाक जल डमरू मध्य रखा गया है। चलिए, अब आपको मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। तो एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ राज्य है। आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है। तो गारो पहाड़ी, गारो खासी, ये सब मेघालय में पड़ते हैं, सही है। मीरी आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये हो जाएगा थर्ड। और कोलाई मलई तमिलनाडु में पड़ता है, और डलमा आपका झारखंड में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए का 1, बी का थर्ड, 3 का 2 और 4 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी आपको पता होगा, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और खंभात की खाड़ी यानी कि बे ऑफ कैम्बे में जाकर के ये गिरती है, और अपने मुहाने पर ये एस्चुरीज का निर्माण करती है। याद रखेंगे, ताप्ती नदी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किसकी वजह से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादक एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूं। यानी कि हरित क्रांति की वजह से गेहूं के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है, यानी कि सोयाबीन जो है
ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं होता है। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। तो आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है, और उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश लगभग देश का 52% सोयाबीन उत्पादन करता है। राइट, बाकी सबके सब सही है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और ये जो डेटा है जो दोस्तों, ये 2020 के डेटा के अनुसार है। अब करंट डेटा क्या है ये तो देखकर आप करेंट करके बताओ कि 2022 के अनुसार, ये 2020 के अनुसार है, क्वेश्चन के अनुसार। अब 2022 के अनुसार आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा राज्य है, और जिनका सही उत्तर होगा मैं उनको पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोयम्बटूर में है। और इसके 3 रीजनल है, एक मोतीपुर मुजफ्फरपुर में है, और एक परौरा नगर महाराष्ट्र में है, और एक तो मेन आपका तमिलनाडु में है। IISR रीजनल सेंटर मुजफ्फरपुर में है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर परवरा नगर महाराष्ट्र में है, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? तो उनको लगता है 25 करोड़ वर्ष, और जो स्पीड है वो है 220 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। 220 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये दूध मेखला यानी कि आकाशगंगा के चारों तरफ घूमता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग हैं, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं दोस्तों जिबूती, इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया देश आते हैं। यानी कि सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एक देश और आता है एरिट्रिया। याद रखेंगे तो इतने देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिण अमेरिका है, अगर निकल गया हो तो क्षमा करिएगा, दक्षिण अमेरिका। और यहाँ विश्व के लगभग 40% से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। सबसे बड़ा है आपका होन्शु, उसके बाद होता है होकाइडो, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशु, और सबसे छोटा है ओकिनावा। होन्शु द्वीप क्षेत्रफल के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी पर है, और होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी है। और इसके साथ अन्य प्रमुख नगर नगोया, योकोहामा, कोबे, कावासाकी, क्योटो, ओसाका सब होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? सबको पता होगा कि स्पेशल स्टेटस जो है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, तो ये बिहार को अभी तक नहीं मिल पाया है। इसकी बहुत पुरजोर कोशिश की गई बिहार के नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं दिया गया है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 1969 में गॉडगिल कमेटी जो बनी थी, उसने ये फार्मूला दिया था कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। अभी तक कुल 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन कौन है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो ये कुल 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे किस कमेटी के? गॉडगिल समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। 1969 में बनी थी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। ये कहता है कौन सा? आर्टिकल 67 के अनुसार। और अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, 94 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति अपनी पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी यह तब तक रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे
संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिसे लोकसभा सहमत है। यह संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो, यानी कि इनको हटाने के लिए कम से कम 14 दिन के लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अनुच्छेद 94 और में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के प्रावधानों का उल्लेख है, और यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 94 के ग में यह कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। चलिए अगेन एक मैचिंग क्वेश्चन है, तो आपको समिति बताना है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है एक तरीके का, इसका हो जाएगा थर्ड। और याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है एक तरीके का। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है। और विभागीय समितियां क्या होती हैं? विभागीय समितियां स्टैंडिंग समितियां होती हैं, यानी कि परमानेंट होती हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो किसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है? तो इसके राइट आंसर बी हो जाएगा, ये राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के 2 के अनुसार, 2 के क के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। यह अनुमोदन विधायिका के पुनः समयवत होने के 6 सप्ताह के अंदर होना आवश्यक होता है, नहीं तो यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। याद रखेंगे, टाइम याद रखेंगे, 6 वीक के अंदर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? यानी कि अंडमान निकोबार का जो है वो किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इस न्यायालय का खंड पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य संघ शासित प्रदेशों में है, जैसे कि कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो इनका क्या है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोलकाता, तो इसमें आ जाते हैं अंडमान निकोबार। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई का गोवा आ जाता है, दादर नगर हवेली भी इसी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई उच्च न्यायालय में आपका पौंडीचेरी भी सम्मिलित हो जाता है। और अगर हम बात करें केरल का तो इसमें लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। अगर असम की हम बात करें तो असम पूर्वोत्तर राज्यों में से 2 राज्यों को छोड़कर इसके अंतर्गत आते हैं। पंजाब और हरियाणा आपको पता होगा कि दोनों राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय है। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। तो अब तो योजना आयोग रहा नहीं, अब तो नीति आयोग हो गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च निर्णय संस्था है, न कि योजना आयोग। ये राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून के विरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, अगर 2/3 से ज्यादा सदस्य अगर पार्टी तोड़ करके मिल जाते हैं तो ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल एम सिंघवी कमेटी, ये तीनों के तीनों तो पंचायती राज अधिनियम से संबंध रखते हैं, लेकिन पीवीएन राव समिति ये पंचायती राज से संबंध नहीं रखता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बना था और अशोक मेहता कमेटी 1977 में बना था और एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में बना था।
और पीवी नरसिम्हा राव समिति का संबंध पंचायती राज संस्था से नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले ही में बता दिया। चलो आप कमेंट करके बताओ कि इनका संबंध किस कमेटी से है। पीवी नरसिम्हा राव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कमांडर होता है। तो देखिए, थल सेना में जनरल होते हैं, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होते हैं, नौसेना में एडमिरल होते हैं। तीनों का रैंक सेम है, ठीक है। और थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल के करस्पॉन्डिंग होते हैं और नौसेना में वाइस एडमिरल के करस्पॉन्डिंग होते हैं। और थल सेना का मेजर जनरल, वायुसेना के एयर वाइस मार्शल और नौसेना के रियल एडमिरल के समकक्ष होता है। और थल सेना का ब्रिगेडियर जो है वो वायुसेना के एयर कमोडोर और नौसेना के कमोडोर के समकक्ष होता है। और थल सेना का कर्नल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और नौसेना के कैप्टन के समकक्ष होता है। और थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल वायुसेना के विंग कमांडर और नौसेना के कमांडर के समकक्ष होता है। और वहीं थल सेना का मेजर वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष होता है। थल सेना का कैप्टन वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नौसेना के लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है। और थल सेना का लेफ्टिनेंट वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर और नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है। तो याद रखेंगे इसको। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन फ्लाइंग फॉक्स के निम्नलिखित में से क्या है? उड्डयन वल्गुन। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। राइट आंसर 37 का हो जाएगा आपका बी। इनको साल 1987 में दिया गया था। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह स्नूकर से संबंधित है। गोल्फ आपको पता होगा, हॉकी पता है, टेनिस पता है सबको। तो जब किसी को क्यू गेंद में दूसरे खिलाड़ी जब किसी की क्यू गेंद दूसरे खिलाड़ी क्यू गेंद और लाल गेंद को एक ही शॉट में मारती है तो कैनन होता है। इसके 2 पॉइंट्स मिलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें काल के अनुसार सजाइए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। देखिए, गरीबी हटाओ जो था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुआ था। 1966-1967। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों, ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखेंगे। 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर 39 का बी हो जाएगा। पहले आपका थर्ड, उसके बाद 2, उसके बाद फर्स्ट। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर होता है ये स्टेट ड्यूटी। 10, अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। 10 वर्ष पहले दिया की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा? 41। तो इसका राइट, केवल आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिनको अगर नहीं हो पाता है प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं उनको जरूर करने की कोशिश करूंगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों से अगर ये नहीं हो पा रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ हमें। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 500 इसका आंसर है। 45 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर बी है, 250। और चलिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया जीएस का। दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है।
पुरुषों में निकलने वाली है हार्मोन से अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है कौन ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वरुण। ये 8वां ग्रह है सूर्य से अगर देखा जाए तो। पादप कोशिका में डीएनए होता है तो कहाँ होता है पादप कोशिका में डीएनए? तो देखिए हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है, सभी में होता है। राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? आप यानी कि पूछ रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना जो है अगस्त 1969 में की गई थी। याद रखेंगे इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है यानी कि उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 घंटे होते हैं। भू अस्थायी यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि होता है, बाकी सब अदिश राशियां हैं। प्राथमिक रंग किनको किनको कहा जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र 53 इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए मेढक का राना टिग्रिना होता है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है, कुत्ता का कैनिस फेलिमियर्स होता है और गाय का बॉस इंडिकस होता है। घेंघा यानी ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा नामक जो रोग है दोस्तों ये गलखंड यानी ग्वाइटर का जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि के आकार बढ़ने की वजह से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जनरली हम लोग एल्यूमिनियम या फिर हम जनरली हम तांबे का बनाते हैं। 56 का सी हो जाएगा। फिफ्टी सेवन मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो लोहा जो है यानी कि आयरन पालक में भरपूर मात्रा में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया? 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा बना रहेगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परवलयी आकार का होगा। अब आपको सुमेल करना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में सही है। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी 62 है, 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 2014 में शुरू किया गया था। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 होता है तेजाब जो होता है आपका। अब आपको फिर से मैचिंग क्वेश्चन आ गया है, सुमेलित करना है आपको। तो मॉर्फिन मॉर्फिन एनाल्जेसिक है एक तरीके का। मॉर्फिन क्या है दोस्तों? एनाल्जेसिक है। सोडियम क्या है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। और बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है एक तरीके का। और जर्मन सिल्वर क्या है? एक मिश्र धातु है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से इस्तीफा निम्न में से दिया किसने दिया है? तो बोरिस जॉनसन पहले दिए थे, उसके बाद में लीज ट्रस दिए और अभी फिलहाल में ऋषि सुनक है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है?
तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनएनएसओ करता है। हालांकि दोस्तों अब ये काम एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्योंकि एनएनएसओ और सीएसओ को मिलाकर के एनएसओ बनाया गया है। 2021 में भारतीय नागरिक का परित्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? यानी कि भारत के लोग कौन से देश में ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं या किस देश की नागरिकता ज्यादा ले रहे हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो अमेरिकी नागरिक बनना पसंद करते थे, अमेरिका के बाद भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में नागरिकता, तो 66 का अमेरिका हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा इसका, नॉट ए। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये 2024 की आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड विश्व कप का भारत को ये दिया जाएगा। 2024 जो है बांग्लादेश करेगा और 2025 में भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 में बांग्लादेश करेगा, याद रखेंगे आप। भारत का कौन सा राज्य रागी फिंगर मिलेट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अचिंता सूली ये किस खेल से संबंधित हैं? तो अचिंता सूली जो है ये भारोत्तोलन से है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेश रैना। इस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ डीजीसीआई की मंजूरी दी गई है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2024 तक। इस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कंपनी का नाम है दोस्तों 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये RIL है आपका, OICL, ध्यान रखेंगे RIL नहीं बल्कि OIIOCL है। ये इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने ये बनाया है, सेकंड जनरेशन का। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर विकसित वैक्सीन लॉन्च करेगी? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वाइकल कैंसर भारत के लिए पहला घरेलू टीका जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यह टीका सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है। तो कौन कौन? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। मिखाइल गोर्बाचोव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे? तो ये रूस से संबंध रखते थे। तो रूसी और पूर्व सोवियत राजनेता थे और सोवियत संघ के अंतिम नेता के रूप में इनको जाना जाता है। और सोवियत संघ के 1990 से 91 में ये रूस के राष्ट्रपति भी रहे थे। 1985 और 1991 के बीच में सत्ता में रहते उन्होंने यूएस सोवियत संबंधों को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए इनको जाना जाता है। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तो जूडो से ये संबंध रखती है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर को, राइट आंसर बी है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में एक एंटोन जिंगलर किस देश के हैं? तो एंटोन जिगलर जो है एक ऑस्ट्रियाई है, ये क्वांटम भौतिकी है, तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑप्टिमस किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड है?
84 का राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। दोस्तों बीपीएससी 2022 में सवाल पूछी है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। 86 का बी हो जाएगा। भारतीय मूल के लीडर लियो वाराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम की शुरुआत किया है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगरतला में। तो नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नमामि गंगे। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 12 का आयोजन कर रही हैं? तो ये कर रही है मेघालय में। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण 16वां किस देश की सेना के साथ ये एक्सरसाइज कर रही है? तो दोस्तों ये नेपाल के साथ कर रही है, और ये 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल में सलझंडी में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आज से आयोजित किया गया था ये। 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लिखित में बिहार के कौन मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? तो 93 का बी हो जाएगा अब्दुल गफूर। 1973 से 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पहले विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? अब्दुल गफूर। गुरु तेग बहादुर द्वारा सिख सर्किट कहाँ? गुरु तेग बहादुर द्वारा गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये पटना जिले में गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट स्थित है। 94 का हो जाएगा पटना। 94 का पटना हो जाएगा, नॉट 95। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। हालांकि इसका भी आंसर यही था दोस्तों। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को भोजपुरी सिनेमा का जनक माना जाता है। इन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ैबो का निर्माण किया था। कौन? विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कमला नदी को माना जाता है दोस्तों। और बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से प्रवेश करती है बिहार में। 98 बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? चलो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी कौन है ये। हालांकि जब ये क्वेश्चन जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें बात किया जाए तो 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आलोक कुमार मेहता। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग थे। भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी और सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता विभाग। तो ये हो सकता है कि पुराना हो, आप करेंट चेक कर लेंगे सभी लोग। बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हुटर लगाने की योजना है? तो 99 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी जिलों में लगाया जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10,000। दोस्तों ये रहा हमारा क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।